A very good morning to all of you. Today we will see our next chapter, that is sterilization. So sterilization is the process of complete destruction of all microorganism present in a system. यानी कि स्टेरिलाइजेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं उसको आप किल करने का या इसको डिस्ट्रॉय करने का जो प्रोसेस है इसको आप बोलते हो स्टेरिलाइजेशन. सो द प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्टेराइल प्रोडक्ट. तो यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि फ्री होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ऑल टाइप ऑफ वायरसेस. सो these प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज स्टेराइल प्रोडक्ट्स. So there are the following are the terms which are related to sterility. In that first is antiseptic. तो जैसे कि आपने सुना होगा कि एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट है ना, इस तरह के टर्म्स आप सुनते रहते हो. तो व्हाट डू मीन बाय व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीसेप्टिक? सो द टर्म एंटीसेप्टिक इज ऑफन रॉन्गली यूज एज सिनोनिम ऑफ डिसइंफेक्टेंट. यानी कि क्या कि हम जो है एंटीसेप्टिक की डेफिनेशन को रॉन्ग यूज़ करते हैं. एज हमको क्या लगता है कि जो एंटीसेप्टिक क्या है, ये सिनोनिम्स है डिसइंफेक्टेंट का. पर इसकी असल डेफिनेशन क्या है? अ सब्सटेंस दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इनहिबिटिंग देयर एक्टिविटी विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक. यानी कि एंटीसेप्टिक क्या है कि ये एक ऐसा एजेंट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, उसको बढ़ने से रोकता है. बाय इनहिबिटिंग देयर एक्टिविटी. क्या कैसे? उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करके, लेकिन वो उनको डिस्ट्रॉय नहीं करता. इस तरह के केमिकल को हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक. अ सब्सटेंस में बी अ गुड एंटीसेप्टिक बट अ पुअर डिसइंफेक्टेंट. यानी कि जो सब्सटेंस है वो एक गुड एंटीसेप्टिक हो सकता है लेकिन वो एक पुअर डिसइंफेक्टेंट ही हो सकता है. So what is the definition of bactericide next? The substance that kill bacteria is called as bactericide. यानी कि क्या कि ऐसा सब्सटेंस जो कि बैक्टीरिया को किल करता है उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिसाइड. और बैक्टीरियोस्टैटिक्स मतलब क्या? अ सब्सटेंस दैट अरेस्ट और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोस्टैटिक. यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, अरेस्ट करता है या रुका कर रखता है, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक. एंड डिसइंफेक्टेंट मीन्स व्हाट? A process of remove the infection potential by destroying microorganism but not generally bacterial spores. यानी कि जो डिसइंफेक्शन होता है वो क्या कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हो. तो क्या डिफरेंस है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के अंदर? कि एंटीसेप्टिक के अंदर आप प्रिवेंट करते हो ग्रोथ को लेकिन उसको किल नहीं करते, लेकिन डिसइंफेक्टेंट के अंदर आप उसको ग्रोथ को किल करते हो. सो जर्मिसाइड मीन्स व्हाट? A substance that kill pathogenic bacteria. ऐसे substance, what do you mean by pathogenic bacteria? Pathogenic bacteria means bacteria which is responsible for producing a disease is called as pathogenic bacteria but not necessarily bacterial spores. तो मतलब जर्मिसाइड क्या कि ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा करते हैं उस तरह के बैक्टीरिया को किल करने का जो काम करता है उस एजेंट को हम क्या बोलते हैं? जर्मिसाइड. और वेरिसाइड किसको बोलते हैं? वेरिसाइडी. अ सब्सटेंस दैट किल्स वायरस, इसको बोलते हैं वायरिसाइडी. So sterility means what? The absence of viable organisms is called sterility, and preparation free from viable microorganisms are called as sterile. And disinfectant, bactericide and germicide are synonym of a substance that kill microorganism. यानी कि sterility की definition क्या है कि ऐसा process sterility means क्या ऐसा सब्सटेंस या ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि पूरी तरह से फ्री फ्रॉम या फिर उसमें किसी भी तरह का वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो उसको हम बोलते हैं स्टेरिलिटी. और ऐसी प्रिपरेशन यानी कि ऐसी मेडिसिन, ऐसी फॉर एग्जांपल वाटर फॉर इंजेक्शन, फॉर एग्जांपल जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अगर वो फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया है तो उसको हम बोलेंगे स्टेराइल प्रोडक्ट. तो अगर आपने वाटर फॉर इंजेक्शन देखा होगा तो वो कैसे होता है? वो स्टेराइल होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि स्टेराइल. सो इस तरह से. सो नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट. तो क्या है डिफरेंस है दोनों में? सो स्टेरिलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच ऑल वायबल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड और डिस्ट्रॉयड. यानी कि स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिमूव करते हैं या उनको डिस्ट्रॉय करते हैं हम. लेकिन डिसइंफेक्टेंट क्या है
ऐसा प्रोसेस है दैट रिमूव इन्फेक्शन पोटेंशियल बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि क्या कि डिसइंफेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो इन्फेक्शन का जो पोटेंशियल है वो आप रिड्यूस करते हो या डिस्ट्रॉय उसको कम करते हो। कैसे? बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट है द बैक्टीरियल स्पोर्स आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। यानी कि जो बैक्टीरियल स्पोर्स यानी कि जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज बनी हुई होती है वो भी डिसइंस्टॉलेशन के थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम, लेकिन डिसइंफेक्शन के अंदर हम बैक्टीरियल स्पोर्स को डिस्ट्रॉय पूरी तरह से नहीं करते। सो स्टरलाइजेशन मीन्स व्हाट? स्टरलाइजेशन इज डन बाय एनी ऑफ द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल मेथड। सो स्टरलाइजेशन की कितनी प्रोसेस है? 3 मेन टाइप है स्टरलाइजेशन की, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। डिसइंफेक्शन क्या है? डिसइंफेक्शन इज डन बाय यूजिंग एनी ऑफ द डिसइंफेक्टेंट। यानी कि आप डिसइंफेक्शन किस तरह से करते हो? किसी भी एक डिसइंफेक्टेंट को यूज करके। सो द नेक्स्ट इज थर्मल resistance of microorganism. So here we will see what is thermal resistance of microorganism. So the microorganisms show varying resistance to different methods of sterilization. यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो भी अलग अलग मेथड स्टरलाइजेशन की उसको अलग अलग जो है रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करते हैं। द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस वेरीज विद द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली विद द स्पोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर मोर रेजिस्टेंट देन द वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो कुछ जो बैक्टीरिया की कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप ऐसी होती है कि वो एक पर्टिकुलर मेथड को लेकर ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं या किसी और मेथड को लेकर कम रेजिस्टेंस होते हैं। तो हमको कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव करना है ये हमको पूरा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सी प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं। सो देयरफॉर बिफोर सिलेक्टिंग एनी मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन it must be kept in the mind that method and the condition must be lethal to the resistance spores. For that of the following points should be taken into consideration. तो उनको यही बोलना है यहाँ पे कि जब भी आप कोई एक मेथड सिलेक्ट करते हो स्टरलाइजेशन के लिए तो आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि वहाँ पर कौन से बैक्टीरिया आप रिमूव कर रहे हो, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको किस तरह की स्टरलाइजेशन की मेथड रिक्वायर है। सो थर्मल डेथ टाइम। सो व्हाट इज थर्मल डेथ टाइम? So it may be defined as the time required to kill a specific type of microorganism at a given temperature under specific condition. तो यानी कि क्या है ये कि वो टाइम है कि विच रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है और कितने टेम्परेचर के ऊपर और कितनी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर वो किल होता है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डेथ टाइम। सो इट डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक temperature, pH, presence of bactericide, number of contamination organism and their resistance to heat. इतनी following are the factor which the thermal death time is depends. So next is death rate of microorganisms. So what is death rate? So there is no direct method to determine when the sterility will be achieved. This is due to reasons that shortly before sterility is reached, the number of living microorganisms is so small that accurate determination of it becomes impossible due to high errors in taking the samples. The reliable approach is a plot a graph between survivors against time of exposure. यानी कि डेथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी क्या उनको ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसी अभी तक कोई प्रॉपर मेथड नहीं है जिसके ऊपर से हम ये डिसाइड कर सके कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेरिलिटी या स्टेरिलाइजेशन परफॉर्म करने के बाद या उस प्रोडक्ट को स्टेराइल करने के बाद वहाँ पर कितने परसेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हुए हैं और कितने वहाँ पे बचे हैं। इस तरह को डिटेक्ट करने की कोई ऐसी सूटेबल मेथड या प्रोसीजर अभी तक नहीं है। तो हम उसको किस तरह से रिलायबल अप्रोच क्या है उसकी एक प्लॉट बनाते हैं हम इस तरह से, जिसमें क्या होता है कि टाइम एक्सपोजर यानी कितना टाइम हमने उसको दिया है स्टेरिलिटी करने के लिए और उस देर में कौन कौन से बैक्टीरिया किल होते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से हम प्लॉट करते हैं ग्राफ। सो नेक्स्ट इज डेसिमल रिडक्शन time. So D value means what? It is defined as the time in minutes required to reduce the number of viable organism by 90%. यानी कि क्या टाइम जो मिनट में रिक्वायर्ड होता है, it is defined as the time in minutes required to reduce the number of viable organism by 90%. यानी कि जितना जो टाइम है वो कितना टाइम हमको रिक्वायर है कि हम उस नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 90% तक किल कर दे, तो उस टाइम को आप बोलते हैं डेसिमल रिडक्शन टाइम। सो इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन टू इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप इंडिकेट करते हो कि एफिशिएंसी कितनी है उस स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। सो यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिया हुआ है कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें आप जो वेयर यानी कि इनकी जो
वैल्यूज़ है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे के है तो के मीन्स कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर मीडियम, टी मतलब कितना टाइम आपने उसको रखा है इन मिनट्स, नो एनो मतलब नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म वायबल एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम इंटरवल, तब कितने थे, और किल करने के बाद कितने, उसको आप एन से डिनोटिफाई करते हो। और उसके बाद इट वॉज नोटेड दैट 90% ऑफ रिडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द इक्वेशन कैन बी रिटन एज। आफ्टर 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के बाद आप इस इक्वेशन को इस तरह से लिखते हो फिर। सो नेक्स्ट इज वी विल सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग द थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कि थर्मल डिस्ट्रक्शन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या उसको इफेक्ट करते हैं स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को। सो फर्स्ट वन इज पीएच, द मेजॉरिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रेजिस्टेंस टू हीट एट अ पीएच ऑफ 6 to 8, यानी कि क्या, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो मेजॉरिटी है उनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो रेजिस्टेंस है हीट को एट अ पीएच ऑफ 6 to 8, यानी कि क्या कि 6 to 8 के पीएच के बीच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन आर ईजियर टू स्टरलाइज, तो एसिडिक या अल्कलाइन सोल्यूशन जो है हमको रिक्वायर्ड होते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इजीली किल सके। सो देयर आर सर्टन सब्सटेंस लाइक अल्कोलॉइडल सॉल्ट विच एक्ट एज बफर फॉर एसिडिक और अल्कलाइन पीएच में बी यूज्ड फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। तो इस तरह के जो बफर से आप पीएच को मेंटेन करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हो। सच कंडीशन हेल्प इन द स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन, यानी कि इस तरह की कंडीशन आप स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में ये हेल्पफुल होती है। सो नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव सब्सटेंस इन मीडिया कंटेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट इजीली किल्ड, यानी कि अगर हमको ऐसा प्रोडक्ट स्टरलाइजेशन करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट हो तो वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स इजीली किल नहीं होते। सो द रीज़न आर नॉट क्लियरली नोन बट दिस इज बिलीव्ड दैट प्रोटीन फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोट ऑन द सेल्स, यानी कि क्या कि रीजंस क्या है इसके पीछे का कि भाई क्यों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना मुश्किल होता है, इसके पीछे का रीज़न अभी तक समझ में नहीं आया है। लेकिन हम जो रीज़न उसके लिए अप्लाई करते हो ये है कि हम ऐसा बोलते हैं कि जो सेल होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, उसके सराउंडिंग में जो प्रोटीन होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर लेता है जिसकी वजह से वो किल नहीं होते। सो द मोस्ट ऑफ इंजेक्शन कंटेनिंग प्रोटीन एंड थर्मोलाइबल, यानी कि क्या कैसे इंजेक्शन जो कि प्रोटीन कंटेन करते हैं वो क्या होते हैं, थर्मोलाइबल होते हैं, यानी कि क्या हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं। देयरफॉर दे कैन नॉट बी स्टरलाइज बाय हीट, सो इसकी वजह से क्या होता है वो हीट से हम उसको स्टरलाइज नहीं कर सकते। तो हेंस दे डू नॉट क्रिएट मच प्रॉब्लम बट दिस effect is found in injection containing thermostable carbohydrates such as dextrose which is used in high concentration, but it has been observed that any increase in the resistance of microorganism is overcome by normal sterilization condition। so इस तरह से जो डेक्सट्रोज की जो सलाइन होती है वो क्या होती है, उसमें डेक्सट्रोज ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर क्या है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज होने की वजह से इंक्रीज रेजिस्टेंस देखने को मिलता है हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना है जो कि एज अ प्रोटेक्टिव सब्सटेंस हम एक्ट करती है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे, जिसकी वजह से हमारे स्टरलाइजेशन के प्रोसेस पे क्या होता है इफेक्ट पड़ता है। सो नेक्स्ट इज एंटीबैक्टीरियल एजेंट। द एडिशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट इन इंजेक्शन कैन रिड्यूस द स्टरलाइजेशन टेम्परेचर फ्रॉम 115 degree Celsius to 100 degree Celsius. There is very useful for the sterilization of thermolabile substance. This method of sterilization is commonly called as sterilization by heat with bactericide. यानी कि एंटीबैक्टीरियल क्या है, यानी कि स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में एंटीबैक्टीरियल एजेंट का ऐड करना रिड्यूस करता है स्टरलाइजेशन का टेम्परेचर। यानी कि अगर किसी प्रिपरेशन में, मतलब यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है उनको कि अगर आपको किसी इंजेक्शन को स्टराइल करना है जिसमें ऑलरेडी एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसको अगर स्टरलाइज करने की प्रोसीजर जो है अगर वो 115 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको लिखी हुई है तो आपको उसको उसका टेम्परेचर क्या होता है फिर वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है और वहाँ पे हमको उसको कितने भी रखना पड़ता है फिर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। सो नेक्स्ट इज इनहिबिटरी मेडिकामेंट्स। सो इनहिबिटरी मेडिकामेंट्स मीन्स व्हाट? सो देयर आर सर्टन मेडिकामेंट्स which when converted into solution are harmful to microorganism. This is due to pH in certain cases or it may be due to the toxic effect of the medicaments itself. Although some of the non-sporing microorganisms, for example
Staphylococcus aureus are killed with 24 hours at room temperature by a number of medicaments in their usual strength, but their spores are not killed unless they are heated to sterilized condition of time of temperature. Therefore, they are only very few injection which can be safely regarded as self sterilization. यानी कि क्या inhibitory medicaments means what, कि जो सर्टन मेडिकामेंट्स होते हैं अगर हम उनको कन्वर्ट करते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर तो वो क्या होता है, फिर वो हार्मफुल होते हैं किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए. सो ये किस लिए होता है, ताकि क्योंकि जो पीएच होता है वो क्या करता है कि वो चेंज होने की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करता है मेडिकामेंट्स इटसेल्फ. ऑल्दो सम ऑफ द नॉन स्पोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल यानी कि जो नॉन स्पोरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि स्टेफिलोकोकस यूरियस, क्या होता है फिर वो किल हो जाते हैं 24 आवर्स के अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर बाय नंबर ऑफ मेडिकामेंट्स इन देयर एज यूजुअल स्ट्रेंथ, बट देयर स्पोर्स कैन नॉट बी किल. वो वायरस तो किल हो जाता है लेकिन उसके जो स्पोर्स है वो किल नहीं होते. क्यों? क्योंकि उनको हीटिंग रिक्वायर होती है किल करने के लिए, इस तरह से. सो नेक्स्ट इज द इनएक्टिवेशन फैक्टर ऑफ द प्रोसेस. So the inactivation factor means the degree to which a viable population of microorganism is reduced, and it is obtained by dividing the initial viable count by the final viable count. यानी कि क्या कि इनएक्टिवेशन फैक्टर क्या है ये, कि इनएक्टिवेशन फैक्टर मीन्स कितनी डिग्री के ऊपर जो वायबल पॉपुलेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो रिड्यूस होती है बाय डिवाइडिंग द इनिशियल. यानी कि जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था तब कितनी थी और होने के बाद कितनी है, तो ये आप इसमें से डिनोटिफाई करते हो. सो इनएक्टिवेशन फैक्टर इज इक्वल टू 10T/T/D. तो वेयर T इज इक्वल टू एक्सपोजर टाइम इन मिनट्स. तो T क्या है यहाँ पे, एक्सपोजर टाइम इन मिनट्स, की कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितनी देर हमने इसको एक्सपोजर के अंदर रखा. और उसके बाद D क्या है, डेसिमल रिडक्शन टाइम फॉर द सेम टेम्परेचर एंड कंडीशन. यानी कि क्या कि रिडक्शन का टाइम और कंडीशन कितनी रिक्वायर्ड है वो. Next is initial number of microorganism. So initial number of microorganism is what? When a certain number of microorganism are heated at a lethal temperature, the microorganism are not killed at once, but they are killed gradually as the exposure is prolonged. यानी कि क्या कि जब हम कुछ there are certain numbers of microorganism are heated, जो लीथल टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं वो, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वो किल होना स्टार्ट होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, वो हीट होते हैं, लेकिन द ऑर्गेनिज्म क्या है वो किल नहीं होते. सो बट दे किल ग्रेजुअली एज द एक्सपोजर इज प्रोलॉन्ग. मतलब जैसे कि अगर कोई फॉर एग्जांपल हमको ये समझना है तो कैसे समझेंगे हम कि अगर हमको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है और अगर हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसका टेम्परेचर है किल होने का, और अगर हमने उसको वहाँ तक हीट किया तो हीट होने पर वो क्या हो गया, सिर्फ वो हीट हो गया, वो किल नहीं हो गया. लेकिन अगर हम उसको उस टेम्परेचर के ऊपर कुछ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हीट करते हैं तब वो वहाँ पर किल हो सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर टाइम. सो ये क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो नेक्स्ट वी विल सी द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन. तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन. इसी की बेसिस पे आप किसी भी मेथड को अच्छे से याद रख सकते हो. तो अगर आपको सारी मेथड्स याद रखनी है तो आपको सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन का याद होना बहुत ज़रूरी है. उसके जो मेन क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सी है, 3 मेजर टाइप्स, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड. देखो आपको सिंपल याद रखनी है कि फिजिकल मेथड के अंदर मतलब आप सारे के सारे फिजिकल्स मेथड के अंदर आप इंस्ट्रूमेंट रहेगी उसमें आपको, जैसे कि आप आपकी लैब्स में देखते हो हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, फिर रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्चर स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट. तो हम ये देखेंगे बाद में. फिर उसके बाद में केमिकल के अंदर मतलब क्या कि आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई केमिकल मेथड के हमने अगर फॉर एग्जांपल किसी तरह का केमिकल यूज़ करके हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया तो वो क्या है, केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन. यानी कि क्या आप हैंड वॉश यूज़ करते हो, आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते हो, तो ये मेथड कहाँ पर आती है, फिर केमिकल स्टेरिलाइजेशन के अंदर. और मैकेनिकल मेथड्स के अंदर क्या कि मैकेनिकल मेथड्स के अंदर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आप फिल्टर यूज़ करोगे. क्या अगर आपको किसी सॉल्यूशन यानी कि क्या जो आपने प्रिपरेशन बनाई है उसको आपको फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करना है तो क्या करना है कि उसको आपको फिल्टर करना है ऐसे फिल्टर पेपर से जिसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास नहीं होते, तो उसको आप फिल्टर करके स्टेराइल कर सकते हो. तो ये 3 मेथड है. जिस फिजिकल मेथड में आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे, केमिकल मेथड में आप केमिकल यूज़ करोगे और मैकेनिकल मेथड में आप फिल्टर पेपर यूज़ करोगे मोस्ट ऑफ. सो इस तरह से आपको याद रखना है. तो अगर हम फिजिकल मेथड देखें तो इसमें पहला है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन. सो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम ड्राई हीट का यूज़ करते हैं, गर्म ड्राई हीट, यानी कि क्या जिसमें मॉइस्चर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ड्राई हीट
एयर होती है स्टरलाइजेशन के लिए, और उस प्रोसेस से हम किसी भी प्रोडक्ट को स्टरलाइज करते हैं, उसको बोलते हैं ड्राई स्टरलाइजेशन। और उसका जो इक्विपमेंट है वो कौन सा है? हॉट एयर ओवन। उसकी एग्जांपल है क्या है? हॉट एयर ओवन, जो कि किसकी वजह से कौन सी मेथड की स्टरलाइजेशन होती है उसमें? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की। सो नेक्स्ट इज मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो मॉइस्ट, अब देखो मॉइस्ट बोलने के बाद में क्या वहाँ पर क्या है? मॉइस्चर है। तो ऑटोक्लेव, अगर आप ऑटोक्लेव अपनी कॉलेज में देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है ऑटोक्लेव। वहाँ पर आप उसका मदद करके उसमें ड्राई हीट भी होती है, और उसमें जो ड्राई हीट होती है उसके अंदर मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको क्या नाम दिया है? मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। फिर थर्ड वन इज रेडिएशन, मतलब क्या कि रेज का यूज़ करके अगर आपको किसी चीज़ को स्टरलाइज करना हो तो यूजिंग ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, आयोनाइजिंग रेडिएशन, इस तरह की दो प्रोसीजर है जिसके अंदर जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन के अंदर आती है। उसके बाद में है केमिकल मेथड्स के अंदर कौन कौन सी? स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड, यानी कि क्या कि किसी भी सब्सटेंस को हीट अप्लाई करना विद अलॉन्ग विद द केमिकल एजेंट विच एक्ट एज अ बैक्टीरियासाइड। सो किसी भी मेथड में, किसी भी केमिकल्स में आप अगर एक बैक्टीरियासाइडल एजेंट यानी कि ऐसा एजेंट जो कि बैक्टीरिया को किल करता है वो ऐड करके उसको आप हीट प्रोवाइड करते हो, तो वो एक मेथड है केमिकल स्टरलाइजेशन की। और सेकंड वन इज गैसियस स्टरलाइजेशन, यानी कि आप किसी गैस का यूज़ करते हो स्टरलाइजेशन के लिए, तो एक वो प्रोसेस। फिर उसके बाद में मैकेनिकल स्टरलाइजेशन के अंदर इसमें आप फिल्टर पेपर यूज़ करते हो। तो यहाँ पे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर, दैट इज सिरेमिक फिल्टर्स, सीड्स फिल्टर्स, sintered glass filter, sintered metal filters and membrane filters. So in that we will see first method of sterilization, that is sterilization by physical methods. So sterilization by physical methods में क्या है? Dry heat sterilization. So all microorganism including bacterial spores can be destroyed by heat. So जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर वो किस तरह से डिस्ट्रॉय होते हैं? हीट की मदद से। सो दिस इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कंस्टिट्यूएंट, यानी कि क्या इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है सेल का। सो सिंपली अगर आप हॉट एयर ओवन को देखें, पहले आपको क्या करना है कि सो ड्राई हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस किल ऑल वेजिटेटिव बैक्टीरिया इन 1 hour, बट इट डज नॉट किल स्पोर्स। अकॉर्डिंग टू द फार्माकोपिया, स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट इज अफेक्टेड बाय हीटिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 160 for 2 hours. The product are heated in a hot air oven to maintain a temperature of 160 डिग्री सेल्सियस। यानी कि देखो यहाँ पर उन्होंने हॉट एयर ओवन का डायग्राम दिया है, इस तरह से हॉट एयर ओवन होता है, जो कि आपने आपकी लैब में भी देखा होगा। सो हॉट एयर ओवन आप क्या एज अ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर जो apparatus आप यूज़ करते हो, ये उसकी एग्जाम्पल है, दैट इज़ हॉट एयर ओवन। तो हॉट एयर ओवन में क्या होता है? आप ड्राई एयर हीट की मदद से आप इसमें स्टरलाइज करते हो किसी भी प्रिपरेशन को। सो इसमें क्या है? ये एक डबल वॉल चेम्बर होता है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को स्टरलाइज कर सकते हो जो कि सूटेबल मटेरियल है। उसमें आपको यहाँ पर जो ट्रे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको आपका सैंपल रखना होता है। फिर आपको उसी सैंपल को यहाँ से थर्मोमीटर फिट होता है जिसमें आप टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसमें क्या प्रोसेस होती है कि आपको इसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर यहाँ से सेट करना होता है टेम्परेचर रेगुलेटर से, कि अगर फॉर एग्जांपल 160 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको इसमें हीट करना है, तो 160 डिग्री सेल्सियस आपको इसमें सेट करने के बाद आपको उसको कितने आवर के लिए रखना है, तो उतने आवर के लिए, फॉर एग्जांपल 2 आवर के लिए आपको स्टरलाइजेशन करना है ग्लास मटेरियल्स का, तो आपको 160 टेम्परेचर वहाँ पर फिर एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर 160 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेनटेन रहेगा टेम्परेचर उसके अंदर 2 आवर्स के लिए। और फिर इसके अंदर क्या होता है? फिर ड्यू टू ड्राई हीट वो क्या करता है? फिर पेनिट्रेट करता है। फिर उसकी वजह से क्या होता है? हमारी जो भी ऑब्जेक्ट हमने स्टरलाइज करने के अंदर रखा है, फॉर एग्जांपल बीकर अगर हमने रखा है उसको स्टरलाइज करना है, तो बीकर की लेयर के ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ पर उसको जो हॉट एयर है वो क्या करती है? वो उस लेयर को, उस सेल को, बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसको पेनिट्रेट करती है और उसको फिर वहाँ पर वो डिस्ट्रॉय करती है और किल करती है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को इसमें स्टेरॉइल करना है तो उसका मटेरियल शुड स्टेरलाइज, उसको कैसे करेंगे हम? सो कौन कौन सी प्रिकॉशंस है जो हमको लेनी है? सो ग्लास एपरेटस मस्ट बी रैप विद क्लीन क्लॉथ और फिल्टर पेपर एंड कंटेनर मस्ट बी प्लग विद नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल। यानी कि क्या कि जब अगर आप ग्लास एपरेटस यूज़ कर रहे हो तो आपको उसको क्लीन क्लॉथ या फिर फिल्टर पेपर से कवर करना है, और कंटेनर जो है वो उसको उसमें कंटेनर्स के अंदर क्या करना है? आपको नॉन एब्जॉर्बेबल कॉटन वूल उसमें ऐड करना है। उसके बाद में द पार्टिकल्स एंड सब्सटेंस वेयर टू बी स्टरलाइज शुड नॉट बी प्लेस एट द फ्लोर ऑफ द ओवन एट इट रिसीव डायरेक्ट हीट एंड बिकम्स मच हॉटर। यानी कि जो भी मटेरियल आपको
हीट करने हैं या फिर उसको स्टराइल करना है, आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर शेल्स के अंदर नहीं रख सकते आपको। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वहाँ से क्या होगा, फिर डायरेक्ट हीट उनको वहाँ पर मिलेगी, तो इसलिए आपको डायरेक्टली इसको वहाँ पर नहीं रखना है। सो द ओवन शुड नॉट बी ओवरलोडेड विद द मटेरियल्स मेंट फॉर स्टरलाइजेशन, यानी कि आपको ओवन को ओवरलोडेड नहीं रखना है, आपको उसको खाली ही रखना है थोड़ा। सो देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेस इन बिटवीन द आर्टिकल सो दैट देयर इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब देखो कि हॉट एयर ओवन में क्या होता है कि हॉट एयर होती है जिसकी मदद से स्टरलाइजेशन होता है, तो आपको आपके जो मटेरियल आप यहाँ पे शेल्स में रखते हो वो एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने पास में रहेंगे उतनी एयर को सर्कुलेशन के लिए जगह कम मिलेगी, और जितनी जगह कम मिलेगी उतना ठीक से स्टरलाइजेशन का प्रोसेस वहाँ पर हमारा नहीं होगा। सो इट इज़ नेसेसरी टू make a distance between two object which has to be sterilized or which have to be sterilized. So there should be sufficient space in between articles. So after heating the content of the oven for 2 hours at 160 degrees Celsius, the articles are allowed to remain there. तो आपको आर्टिकल्स को जैसे कि भी 2 घंटे की प्रोसेस है, 2 घंटे तक आपने उसको हीट कर दिया, तो उसके बाद में आपको उनको वहीं रहने देना है। कब तक? तब तक कि उनका टेम्परेचर डाउन यानी कि कम नहीं होता। कहाँ तक? 40 तक के उसका टेम्परेचर नहीं होता। सो फिर उसके बाद क्या करना है आपको? द स्टेराइल मटेरियल इज देन रिमूव फ्रॉम द ओवन। फिर आपको क्या करना है? वहाँ से स्टेराइल मटेरियल वहाँ से निकाल लेना है। उसके एडवांटेजेस क्या क्या है इस मेथड के? इट इज़ यूज टू स्टेरलाइज ऑफ दोज सब्सटेंस विच गेट स्पॉइल्ड ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन, यानी कि ये जो इसके एडवांटेज क्या है कि ये हम कब यूज़ करते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो कि मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन करने की वजह से वो जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर किल हो सकता है या फिर वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इसलिए हम ड्राई मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑयली मटेरियल्स एंड पाउडर्स को स्टरलाइज करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई पाउडर को स्टरलाइज करना है और अगर मैं उसको मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज़ करूँगा तो क्या होगा, वो पाउडर क्या कर लेगा, जो मॉइस्ट है, जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या होगा, फिर वहाँ पर डिग्रेड हो सकता है। तो इसके लिए अगर मुझे पाउडर को स्टरलाइज करना है तो मैं हॉट एयर ओवन का यूज़ करूँगा। फिर तो ये आपकी एबिलिटी है कि आपको डिपेंडिंग अपॉन द, ये जो स्टरलाइजेशन की मेथड है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट स्टरलाइज करना है। सो विच प्रोडक्ट यू हैव टू बी स्टरलाइज। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन सेलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. So the method is suitable for sterilization of assembled equipment which such as glass, syringe due to exposure of high temperature for a long time. यानी कि जो मेथड है वो किसके लिए सूटेबल है कि जो इक्विपमेंट के लिए, सच एज ग्लास के इक्विपमेंट हो गए, सिरिंज हो गई, अब ग्लास सिरिंज इसलिए क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है ज़्यादा टाइम के लिए, इसलिए. सो नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट सो डैमेजिंग टू ग्लास एंड मेटल इक्विपमेंट एज मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन. तो जितना मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के अंदर चांसेस है कि वहाँ पर डैमेजिंग हो सकता है ग्लास मटेरियल का, मेटल मटेरियल या इक्विपमेंट का, तो उतना हॉट एयर ओवन में नहीं होता. लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर सर्जिकल ट्रेनिंग. मतलब क्या कि आप जो सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स है वो आप यहाँ पर ड्राई नहीं कर सकते, उसको स्टरलाइज नहीं कर सकते आप इस मेथड से. सो दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर मॉइस्ट ऑफ मेडिकामेंट्स, रबर्स, प्लास्टिक्स, गुड्स एंड आर्टिकल्स दैट आर एक्सपोज टू अ वेरी हाई टेम्परेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम. यानी कि ये मेथड किसके लिए सूटेबल नहीं है कि रबर के लिए, मेडिकामेंट्स के लिए कुछ, और प्लास्टिक्स के मटेरियल्स अगर कुछ बने हुए तो उसको आप इस मेथड से स्टरलाइज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ड्यू टू द ओवर हीट वो मटेरियल वहाँ पे डिकम्पोज हो सकता है या पिघल सकता है. तो उसकी एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ मे यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर सच एज स्पेशल, मोटर, पेस्ट्रीज, फ्लास्क, पिपेट्स, बॉटल, टेस्ट ट्यूब एक्सेट्रा. तो इसके सारे एप्लीकेशन आपको देख कर आने हैं, आपको उसको समझना है. आपके अगर MCQ की एग्ज़ाम होती है अगर, तो इसके ऊपर वो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है. So next is moist heat sterilization. So in moist heat sterilization is more effective than the dry heat sterilization. So moist heat sterilization क्या है, ये ज़्यादा effective है as compared to dry heat sterilization. This is due to the fact that the steam has more penetration power than the dry heat and the thermal capacity of steam is more than thermal capacity of dry heat. यानी कि क्या, क्यों ऐसे बोले हमने कि ये more effective है as compared to dry heat, क्योंकि जो स्टीम होती है उसका पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि सेल में घुस के सेल को किल करने की जो पावर होती है वो एज़ कम्पेयर टू ड्राई हीट ज़्यादा होती है. सो इसलिए ये जो मेथड है ये ज़्यादा यूज़फुल है फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स. सो द मॉइस्ट स्टीम पेनिट्रेट द स्पोर्स एंड कैप्सूल्स ऑफ बैक्टीरिया, रप्चर इट एंड एक्सेप्ट प्रोटोप्लाज्म इन इज कोआगुलेटेड. यानी कि क्या
कि ये मेथड क्या करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सो ये क्या करती है, पहले स्टीम जो है वो जो भाप है, ड्राई भाप, मॉइस्ट भाप जो है वो क्या करती है, फिर वो जो बैक्टीरिया के जो स्पोर्स है उसको या उसकी जो कैप्सूल्स है उसको किल करती है, उसके सेल वॉल को रप्चर करती है, रप्चर करने के बाद उसके प्रोटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देती है वहाँ पे। सो द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम आर नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ हीटिंग इन ऑटोक्लेव। अगर आपको ऑटोक्लेव का मदद से किसी चीज़ को स्टरलाइज करना है तो यहाँ पर उन्होंने एक टाइम और एक टेबल दिया है जिसमें होल्डिंग टेम्परेचर रखा है और कितनी देर तक के आपको उसको रखना है वो बताया है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसका टेम्परेचर 115 to 118 डिग्री सेल्सियस आप मेंटेन कर रहे हो तो आपको उसको 30 मिनट तक स्टरलाइज करना है। अगर आप 121 to 124 तक के उसको टेम्परेचर रख रहे हो तो आपको 15 मिनट्स के लिए रखना है उसको स्टरलाइजेशन के लिए। इसी तरह से 126 to 129 पे कर रहे हो तो 10 मिनट्स के लिए, और 134 to 138 के ऊपर रख रहे हो तो 5 मिनट के लिए। सो ये है उसका टाइम और ये उसका ड्यूरेशन के उस पर्टिकुलर टाइम पे हमको कितना टेम्परेचर रखना है। सो नेक्स्ट इज़ ऑटोक्लेव। सो ऑटोक्लेव के अंदर देखा आपने, इस तरह से डायग्राम आपकी देखी होंगी आपने ऑटोक्लेव की। सो ये क्या होता है, पूरा स्टील का जैकेट होता है जिसमें ये जो प्रोसेस, इसमें नीचे की तरफ क्या होता है, हीटर लगा हुआ होता है। यहाँ पर एक स्टैंड होता है जो हीटर लगा हुआ होता है, यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ होता है, इसमें जो हीटर होता है उसकी लेवल से ऊपर तक पानी होता है। फिर वहाँ पे एक स्टैंड होता है और उस स्टैंड के ऊपर आपको किसी भी चीज़ जो कि आपको स्टरलाइज करनी है वो रखनी होती है, और फिर उसका आपको ढक्कन क्लोज करना होता है और उसकी लीड को आपको विंग नट को अच्छी तरीके से पैक करना होता है। ये जो इसका प्रिंसिपल है ये कुकर से सिमिलर है। हमारे घर में जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर, उस तरह से एक्ट करता है। ये भी अंदर का प्रेशर कितना होना चाहिए वो हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ हम उसका मेंटेन करते हैं। और फिर उसके बाद में जिस तरह से कुकर में सीटी होती है प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए, तो इसमें भी वेसल्स होती है, प्रेशर गॉज होती है जिसमें आप प्रेशर मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पर ये जो होता है ये क्या करता है, अंदर का प्रेशर बताता है हमको, और अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, अगर उसको हमको कम करना है तो आप क्या कर सकते हो, बाय रिड्यूसिंग देयर ये जो सेफ्टी वाल्व है इसको खोलकर आप उसका प्रेशर रिलीज़ कर सकते हो ताकि जो प्रेशर है वो कम हो सके। तो इस तरह से स्टरलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है इसको हीट प्रोवाइड होने की वजह से क्या होता है, हीट होने की वजह से पानी गर्म होता है, गर्म होने की वजह से भाप बनती है उसकी, और भाप बनने की वजह से फिर वो निकलने के लिए प्रेशर क्रिएट करती है, और प्रेशर क्रिएट करने के साथ साथ वहाँ पर हीट भी जनरेट होती है ड्यू टू द हीटिंग। और फिर वो जो स्टीम है, वो जो गर्म भाप है वो क्या करती है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा स्टरलाइज करने के लिए पड़ा हुआ होता है उसके वॉल्स के ऊपर उसको पेनिट्रेट करती है, और पेनिट्रेट करने की वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो फिर वहाँ पर किल होना स्टार्ट होता है। तो इस तरह से ये प्रोसीजर है पूरी जो ऑटोक्लेव में आप यूज़ करते हो। जब आप एक बार कॉलेज में आएंगे तो यहाँ पर हम उसको, इस मेथड्स को, इन इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है, और हम उसको ट्राई करके भी देखेंगे। उसको हमें एक आधी इंस्ट्रूमेंट को हम उसको स्टराइल भी करके देखेंगे जब भी हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा तब। सो एडवांटेज ऑफ ऑटोक्लेविंग क्या है, सो ऑटोक्लेविंग डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोर इफिशिएंटली देन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। यानी कि क्या कि जो ऑटोक्लेविंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मोर इफिशिएंटली क्या करते हैं वो हम उसमें किल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ड्राई। सो इट इज़ यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल इंजेक्शन, यानी कि जो इंजेक्शन है वो ज़्यादातर वो स्टरलाइज करने के लिए आप उसको यूज़ करते हो। सो इक्विपमेंट और पार्ट्स ऑफ द रबर और प्लास्टिक सच एज नाइलॉन एंड PVC विद स्टैंड ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर स्टरलाइजेशन। यानी कि क्या, फॉर एग्जांपल अगर मुझे हैंड ग्लोव्स को स्टरलाइज करना है तो मैं हॉट ग्लोव यूज़ करूँगा क्या, हॉट एयर ओवन? नहीं, क्यों नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि वहाँ पर वो प्लास्टिक क्या होगा, फिर वहाँ पे वो मेल्ट हो जाएगा ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। लेकिन अगर मुझे इसको स्टरलाइज करना है तो मैं इसको ऑटोक्लेव की मदद से, विद द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेव आई कैन स्टरलाइज। सो a large quantity of material can be sterilized in one batch using a big autoclave। तो अगर आप बड़ा ऑटोक्लेव यूज़ करते हो तो वहाँ पर लार्ज क्वांटिटी एक साथ स्टरलाइज हो सकती है। सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन, सॉरी नेक्स्ट इज disadvantages। So it is unsuitable for sterilization of powder and oils। So as we see कि पाउडर्स और ऑयल के लिए ये मेथड सूटेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें ऑयल में क्या वाटर जाने के चांसेस हो सकते हैं, और इसी तरह से पाउडर में भी वो मॉइस्चर कंटेन कर सकता है। तो इसलिए आप उस आपको ऑयल और अगर पाउडर की जो प्रिपरेशन है उसको स्टरलाइज करना है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, हॉट एयर ओवन। सो द कंटेनर्स एंड क्लोजर्स आर स्टरलाइज बाय ऑटोक्लेविंग। जो कंटेनर्स है और जो क्लोजर्स है वो उसका इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर sterilization of injection and articles such as plastic which get despoiled
एट 115 to 116 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। यानी कि क्या कि जो इंजेक्शन प्लास्टिक से बने हुए होते हैं वो आप इस मेथड में स्टेरलाइज क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है वहाँ पे स्पॉइल हो जाते हैं। कितने टेम्परेचर के ऊपर? 150 to 116 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 30 मिनट्स के लिए। सो एप्लीकेशन क्या है? द मेथड इज़ यूज्ड फॉर स्टेरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग एंड सर्जिकल इक्विपमेंट। तो ये जो मेथड है वो ज़्यादातर सर्जिकल ड्रेसिंग और सर्जिकल इक्विपमेंट को ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं हम। सो नेक्स्ट इज द कंटेनर एंड क्लोजर। की जो कंटेनर्स है और क्लोजर्स है वो आप स्टेरलाइज कर सकते हो इस मेथड से। एंड नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड फॉर स्टेरलाइजेशन ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल इंजेक्शंस विच कैन बी वाइस्टैंड द प्रेशर ऑफ 15 lbs पर स्क्वायर इंच फॉर 30 मिनट्स। यानी कि क्या कि ये जो मेथड है इसमें आप मेजॉरिटी ऑफ इंजेक्शन को स्टेरलाइज कर सकते हो। कितना प्रेशर के ऊपर? 15 lbs पर स्क्वायर इंच फॉर 30 मिनट्स। तो ये थी ऑटोक्लेव यानी कि मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन। इसके अंदर जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इसको हम बोलते हैं ऑटोक्लेव। फिर जो अदर मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन है वो मॉइस्ट हीट की वो कौन सी है? टिंडलाइजेशन, पास्चराइजेशन एंड स्टेरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन्स। तो ये तीनों डेफिनेशंस जो है वो आपको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू।